नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। शनिवार को नीति आयोग की बैठक में उसके जो सीईओ हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। आज हम $4000 $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और ये उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके आंकड़ों के हवाले से बता रहे हैं। और अब हम जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही अब हमारे आगे है। और जब से ये खबर आई है, भक्त गदगद है, धन्य है, बोले अब तो हम जो है बहुत जल्द अमेरिका को भी पछाड़ देंगे, पाकिस्तान की क्या हैसियत। एक और खबर आई है जिससे भी भक्त बहुत खुश है। भक्त आप समझ ही रहे हैं भक्त किसको कहते हैं। एक और खबर आई है, और खबर ये आई है कि पूर्वोत्तर के विकास को लगेगा नया आयाम। पूर्वोत्तर के विकास को मिलेगा नया आयाम। 1.55 लाख करोड़ रुपया का निवेश किया जाएगा। अंबानी, अडानी, अनिल अग्रवाल, वेदांता समूह के जो मालिक हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट करेंगे। कभी कहा जाता था कि देश में भारी इन्वेस्टमेंट आ रहा है फॉरेन से, फॉरेन समिट्स हो रहे हैं, अमेरिका से, लंदन से और दूसरे दूसरे देशों से आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट। 11 साल में कितना इन्वेस्टमेंट आया, आप सब लोगों को भी बहुत कुछ पता होगा। लेकिन अब अंबानी, अडानी, अनिल अग्रवाल जो हमारे देशी उद्योगपति हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये भी जो है गौरव गाथा गाई जा रही है। अब विदेशी नहीं, देशी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इस पर हम बहुत बात नहीं करेंगे, हम बात करने कहीं और जा रहे हैं। लेकिन एक उसमें और जब बता दें कि वो कहा जा रहा है कि ये जो अंबानी साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि इससे अंदाजा लगेगा कि हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रिलायंस ने पिछले 40 वर्षों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। 40 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपया निवेश किया है। अगले 5 वर्षों में हम अपने निवेश को दोगुना से अधिक करेंगे। हमारा लक्ष्य यहाँ 75,000 करोड़ रुपए लगाने का है। मतलब 40 साल में 30,000 करोड़ लगाया है, ये 5 वर्ष में 75,000 करोड़ लगाएंगे, मतलब 2.5 गुना हो गया। और इससे 25 लाख से अधिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। इन सब बातों से जो भक्त हैं बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन जब उनको कोई याद दिलाता है कि भाई ये तो अंबानी है, अडानी है, उद्योगपति है, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, देंगे युवाओं को। कितनी नौकरियां दी? तो बगले झांकने लगते हैं, फिर वो गिनाने लगते हैं कि कांग्रेस के राज्य में क्या हुआ। अरे भाई, कांग्रेस के राज्य में कुछ नहीं हुआ, तो कांग्रेस को तो हटा दिया। अब तुम लोग आए हो, तुम लोग हिंदुस्तान को धरती का स्वर्ग बना दो। लेकिन एक और मैं कहूं कि एक बड़े फिलोसफर हुए प्लेटो, उन्होंने कहा था कि स्टेट्स विल नेवर बी हैप्पी until rulers become philosophers और philosophers become rulers। कोई भी देश, कोई भी स्टेट तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक जो शासक है वहां का वो फिलोसफर ना हो, दार्शनिक ना हो, या दार्शनिक जो है फिलोसफर जो है रूलर ना बने, शासक न बने। हमारे देश में कहा जाता है कि हमारे खून में बनिया खून है। केजरीवाल को याद कीजिए, मोदी जी को याद कीजिए, अमित शाह जी भी बोल चुके हैं कि ये बनिया ब्रेन है, रगों में बनियागिरी बहती है, व्यापार बहता है। अब दुनिया के नक्शे पे भी एक व्यक्ति है, उनका नाम है ट्रम्प। वो भी व्यापारी है, और जब आए दूसरी बार, राष्ट्रपति हैं, अमेरिका सबसे ताकतवर देश है, वहां के राष्ट्रपति हैं, उनसे बड़ा ताकतवर कौन। इस बार आए तो लगे सबको धमकाने, नेशन फर्स्ट। वो जो स्टेट विल नेवर हैप्पी की जो बात है, जो प्लेटो ने कहा, वो कहा नेशन फर्स्ट, यानी देश हमारा सबसे पहला है। और वो देश पहला करने के चक्कर में पूरी दुनिया को धमकाने बैठ गए।
टैरिफ अभी जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले देखिए टैरिफ का चल रहा था, जो यहाँ टैरिफ लगाया, वो वहाँ इतना लगा दिया, वहाँ उतना लगा दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ कितना लगा दिया, फिर बाद में रोल बैक किया। अभी उनकी चर्चा चल रही है कि वो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने रुकाया और कहा कि हम व्यापार बंद कर देंगे, इसलिए दोनों मान गए। मतलब व्यापार सर्वोपरि है, लेकिन व्यापार जो है अलग है। व्यापार में मुख्य होता है मुनाफा, इनकम, प्रॉफिट। मुनाफा कैसे मिलेगा, व्यापारी मुनाफा सोचता है। लेकिन जो शासक होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसके लिए मुनाफा महत्वपूर्ण नहीं होता। व्यापार किसी भी स्टेट के लिए जरूरी है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। जो शासक होता है, उसका उद्देश्य होता है एक ऐसा स्टेट बनाना, एक ऐसा राज्य बनाना जो तमाम नागरिकों के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे जो रोजगार कर रहा हो कोई, और सबके लिए बेहतर जीवन देना, बेहतर व्यवस्था बनाना, ये काम होता है। और संवेदनशीलता बहुत जरूरी होता है। जो प्लेटो दार्शनिक होने की बात कर रहे थे, जीवन दर्शन को समझने वाले की बात कर रहे थे, कि जीवन को समझना होता है कि जीवन का दर्शन क्या है, जीवन कहते किसको है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो व्यापारी होगा वो जीवन को नहीं समझेगा बेहतर तरीके से, लेकिन हर कोई जो है, जो व्यापारी होगा वो व्यापार पहले सोचेगा कि जो है मुनाफा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। और मुनाफा के लिए मोनोपोली बहुत जरूरी है। मोनोपोली अगर हो जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा, हमारे अलावा कोई नहीं, तो हम जो चाहेंगे वही होगा। तो जो ट्रम्प साहब हैं वो उसी फेर में लग गए, सारे देशों को धमका, उनको लगा कि हम जिसको धमकाएंगे सब डर जाएगा। बहुत सारे देश डरे भी, चीन नहीं डरा, चीन अड़ गया। और फिर चीन के साथ जो है रोल बैक किया उन्होंने, नीचे किया। अब जो है वो वापस धमका रहे हैं, वो जो यूरोपियन यूनियन है उसको धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं सब पर 50% टैरिफ लगेगा, जब तक ये प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बनाए जाते। जो भी सामान अमेरिका में नहीं बिकेगा, अमेरिका में नहीं बनेगा, वो अमेरिका में अगर कोई बेचने आएगा तो 50% का हम टैरिफ लगाएंगे। और इसको लेकर के जो अमेरिकन यूनियन के जो बिजनेस हेड हैं, मारोस सैफकोविक, उन्होंने कहा कि अमेरिका से सम्मान के साथ व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, न कि धमकियों से डर के। ये धमकी भी जो है ना बड़ी खतरनाक शब्द है। धमकाने का काम गुंडों का होता है, या जिसको लगता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, बाकी कोई है नहीं, बाकी सब गधे हैं, हम अकेले हैं, इंसान हैं, और हम जो चाहेंगे वो सब सुनेगा। ऐसा होता नहीं। और इसलिए कूटनीति का बड़ा महत्व माना गया है। आप अपने देश, व्यापारी जो होता है अपने देश के भीतर लाभ नुकसान देख करके चल लेगा, दुनिया के दूसरे देशों में व्यापारी चला जाएगा, कहाँ प्रॉफिट है। इसलिए एप्पल नाम की कंपनी, आप जानते हैं, एप्पल के साथ बड़ा चल रहा है, धमका रहे हैं कि अगर एप्पल भारत में अपने यूनिट लगाएगा तो उस पर टैरिफ लगाएंगे। धमकाया, बार बार धमका रहे हैं कि भारत में न लगाए अपनी यूनिट। लेकिन जो है एप्पल ने अभी पिछले सप्ताह ही एक 12,700 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, $1.49 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये इन्वेस्टमेंट जो है फॉक्सकॉन कंपनी ने किया है, और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के युजहान टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में यह निवेश किया है। और यहाँ पे एप्पल के फोन, उसके एप्पल के कंप्यूटर वगैरह सब बनाए जाएंगे और बेचे जाएंगे। इसको लेकर के कहा है कि ट्रंप ने उनको भी धमकाया है और कहा है कि अगर वो आपने हिंदुस्तान में खोला तो हम टैरिफ लगाएंगे। अब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके अनुसार एप्पल जो है चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, और इसके लिए जो है वो भारत में अपनी यूनिट लगाना चाह रहा है, विस्तार करना चाह रहा है। अब एक और आपको बताऊं कि ये जो कंपनियां होती है वो क्या सोच करके आती है दूसरे देश, अमेरिका छोड़ करके वो चीन क्यों गई कंपनियां, चीन छोड़ करके भारत क्यों आना चाहती है कंपनियां। इसके जो पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है लेबर कॉस्ट। बाकी तो कम ज्यादा होगा नहीं, लेबर कॉस्ट कम ज्यादा हो सकता है। अब देखिए, अगर एक थोड़ा सा पुराना डेटा मैं दूं तो इसमें बता रहा है कि 9 बड़ी अमेरिकी कंपनियां जो है अपना 80% प्रोडक्ट
दूसरे देशों में बनाती है या दूसरे देशों से खरीदती है। 2002 में 77% अमेरिकी मेड इन यूएसए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते थे। 2002 में अमेरिकी जो है वो 77% प्रोडक्ट जो था वो यूएस में बनता था और इस्तेमाल करते थे लोग। 2023 में ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे आगे बढ़ा, 2023 में ये संख्या घट करके ये जो 77% लोग जो थे वो 46% पे आ गए। मतलब बड़ा हिस्सा जो है विदेशों में बने सामानों को इस्तेमाल में लेते हैं। और अमेरिका में 90% इलेक्ट्रिक सामान, 50% दवाएं, 75% कपड़े, 60% घरेलू सामान बाहर से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये भी समझ। सरकार ने कोविड के बाद अमेरिका ने जो कोविड हुआ उसके बाद अमेरिका ने देसी मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगे, हमारे यहाँ लोग, जिसे हमारे मोदी जी करते रहते हैं, यही इंडस्ट्री लगेगी। सिंगल विंडो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है देश में। वो कह रहे तो 300 कंपनियां इसमें जो उसने प्रोग्राम किया उसमें शामिल हुए कि 300 कंपनी आई कि हम यहाँ पे जो है यूनिट लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आते रहते हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसा चलता रहता है और देश के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम स्टेट्स में चलता रहता है। आप न्यूज अगर देखते होंगे तो, चूंकि हमारे यहाँ आर्थिक न्यूज पे कम ध्यान दिया जाता है इसलिए। और उसमें आया कि लेकिन वो चल नहीं पाया, 300 जो लोग आए वो कंपनियां शुरू नहीं कर पाई। क्यों नहीं शुरू कर पाई? तो अमेरिका में प्रति घंटा मजदूरी जो है वो 3,207 रुपया है प्रति घंटा, लेबर कॉस्ट 3,207 रुपया। और चीन में 116 रुपया प्रति घंटा है। अब 3,207 रुपया देकर के कोई बिजनेसमैन प्रोडक्ट बनाएगा या 116 रुपया लगा करके प्रोडक्ट बनाएगा? तो बिजनेसमैन तो वहां बिजनेस लगाता है जहाँ सस्ता है। भारत में जान लीजिए आपको कि जो मेडिसिन, मैं एक और बताऊं कि मेडिसिन की जो फैक्ट्रियां लगती है या मेडिसिन जहाँ बनती है, वो ज्यादातर मेडिसिन जो है उत्तराखंड में या गुजरात में या और कुछ केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ उनकी कंपनियां लगती, मेडिसिन कंपनियां वहाँ प्रोडक्शन करती है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स कम लगता है। वहाँ पे और कई सारी सुविधाएं हैं कि यहाँ पे लगाइए तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। सरकार फैसिलिटी देती है वहाँ कि जहाँ ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ पे नहीं जाते हैं आमतौर पर। तो सरकार को कहती है क्योंकि सुविधाएं वहाँ पे मिले तो वहाँ वो की जाती है। तो कोई भी बिजनेसमैन जो है जहाँ उसको सस्ता लेबर लगेगा, जहाँ उसका प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, वो खरीदेगा वहां से, वहां जाकर के बनवाएगा। यही नेचर है, इसको कोई सरकार बदल नहीं सकती। और सरकार अगर बदलने का प्रयास करेगी तो उसको सब्सिडी देना पड़ेगा। अब देखिए, एप्पल पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है ट्रंप साहब। एप्पल वहीं की कंपनी है। कुछ कंपनियों का मैं और जिक्र करूं तो एप्पल जो है 80% आईफोन, 75% आईपैड और 80% मैकबुक चीन में बनाता है। वियतनाम में 65% एयरपोर्ट और 90% एप्पल वॉच बनाता है वियतनाम। ताइवान में जो है 2 से 5%, तो थाईलैंड और ब्राजील में 1-1% की हिस्सेदारी है। अमेरिका में नहीं बनाता है। गूगल जो है 60 से 70% फोन चीन से, 20 से 30% वियतनाम से और 10% भारत से बनाता है। भारत में गूगल फोन, अमेरिका में एक फोन नहीं बनाता गूगल। टेस्ला जो कंपनी है, कार कंपनी, जो मस्क जिसके मालिक हैं, जिसको लेकर के हो रहा है कि टेस्ला जो है भारत में भी उसकी फैक्ट्री लगेगी, वो 55% जो प्रोडक्ट जो है टेस्ला की गाड़ियां जो है वो चीन से बन करके आती है, चीन में बनती है। 10% जर्मनी में और शेष 35% अमेरिका में। और बहुत चर्चा है कि टेस्ला भारत आ रही है। यहाँ पे जमीन वगैरह भी देखा गया है। यहाँ पे टाटा के साथ और महिंद्रा के साथ कहा जा रहा है कि वो अलायंस करने की सोच रहे हैं ताकि उनको बेनिफिट मिले। जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है, सुने होंगे, बेबी के लिए, बच्चों के लिए वो फार्मा और कंज्यूमर हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है, पाउडर वगैरह, तेल वगैरह और कई चीजें। तो 40% उत्पाद जो है इसका अमेरिका में है, बाकी 60% जो है वो बाहर से आता है। उसमें 30% यूरोप से, 15% चीन से और 10% भारत से। ऐसे एक कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो 40% उत्पाद जो है अमेरिका में, 15 चीन में, 15 यूरोप में और 5 से 10% फिलीपींस, थाईलैंड और भारत।
ये स्थिति है। और ये स्थिति क्यों है? क्योंकि जहां व्यापारी को सस्ता पड़ेगा, लेबर कम भी लगेगा, वहां वो बनाए। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि वो तमाम लोगों को धमका करके अमेरिका में ये करे। इसको प्रैक्टिकल होना और नहीं होना करते हैं। कोई भी सामान अगर बिकेगा तो जो कम लागत में जो बनेगी उसको ज्यादा मुनाफा होगा। को बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो कोई ओपन बाजार है। आप वर्ल्ड की कंपनियां जो है एक दूसरी जगह यूनिट लगा रही है, जो ग्लोबलाइजेशन के बाद तो यही हुआ। अब जिस ग्लोबलाइजेशन का पैरोकार अमेरिका था, या जो विकसित देश थे, बड़े देश थे, वही देश अब जो है फिर से इसको कहते हैं रिवर्स ग्लोबलाइजेशन। वो अब अपने देश पे सीमित होना चाहते हैं कि हमारे देश में यूनिट लगाओ। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि ये जो बनिया टाइप के जो नेता है, वो दुनिया में जो जहां जहां भी है, वो कैसे देश को डुबाने में लगे हुए हैं। और हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है। ट्रंप भी वही हेडलाइन मैनेजमेंट। मोदी जी हेडलाइन मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं। पूरा गटर मीडिया उनका, आपको रोज हम बोलते रहते हैं एक बात। और वो जो है अभी देखिए खूब फैलाया जाएगा, चौथी अर्थव्यवस्था हो गई, एक और पछाड़ दिया। लेकिन क्या हमारा जीवन स्तर जापान से बेहतर है किसी भी स्तर पर? क्या हमारा जीवन स्तर जो है वो जो और सारे देश हैं, जर्मनी, अमेरिका, चीन के अलावा, जापान के अलावा जो देश है, उनसे बेहतर है? उन्नति का मतलब क्या होता है? आर्थिक उन्नति का भी मतलब क्या होता है? कि कुछ लोग जो है उनके पास अरबों खरबों पता नहीं कितना पैसा हो, और 100 करोड़ लोग जो है वो अपने जरूरत के सामान न खरीद पाए, तो ये अर्थव्यवस्था का क्या करेंगे? भारी महंगाई से निजात नहीं, पढ़ाई महंगी, यूनिवर्सिटियों को फंड देना बंद कर रहे हैं। वहाँ अमेरिका में भी ट्रंप कह रहे हैं कि हम जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को फंड नहीं देंगे, या कह रहे हैं कि विदेशी जो है नहीं आना चाहिए पढ़ने के लिए। हालांकि वहाँ की कोर्ट ने आपत्ति जताई और कहा कि ये सब नहीं चलेगा। हमारे यहाँ कोर्ट की थोड़ी अलग स्थिति हो गई। यहाँ भी दबदबा चल रहा है, कई बातें चल रही है। यहाँ भी वो भक्त और वो वाला मामला चल रहा है। और जो राहुल गांधी कहते हैं विचारधारा की बात करते हैं, वो विचारधारा यहाँ दिखाई पड़ती है। उनको गांधी और सावरकर में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। कई सारे लोग हैं गांधी से भी बेहतर सावरकर को मानते हैं, कई सारी चीजें हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था का जो ढोल पीटा जा रहा है, वो अर्थव्यवस्था का ढोल कहाँ है? ये जो ताकतवर होने का ढोल पीटा जा रहा है कि अमेरिका बहुत ताकतवर देश है, ट्रंप नेशन फर्स्ट करके अमेरिका को फर्स्ट कर देंगे। वहां भी बड़े लोग हैं, जैसे यहाँ भक्त है वहां भी भक्त। उन भक्तों को लग रहा है कि अमेरिका फर्स्ट के बोल देने से अमेरिका फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि अमेरिका की स्थिति बड़ी दयनीय है। और अमेरिकी कंपनियां बाहर प्रोडक्ट बना रही है और वहां बेच रही है, तो इसकी वजह ये है कि बाहर जो उसके लिए फायदेमंद है। चीन ने इसी का लाभ उठाया है। लेबर कॉस्ट इतना कम है वहाँ की चीन, टेस्ला हो चाहे और जो कंपनियां हो, सब चीन में उसने लगाया, भारत में भी नहीं लगाया, क्योंकि भारत की अलग समस्याएं थी। लेकिन ये ढोल पीट देने से कि जापान से भी हम आगे चले आए, ये बताता है कि हम जो है अपने देश के नागरिकों को बेवकूफ बना रहे हैं। चौथी अर्थव्यवस्था होगा है अच्छी बात है, लेकिन चौथी अर्थव्यवस्था हमारे देश के नागरिक जीवन पे क्या प्रभाव डालती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब तो खबर ये भी हम पर सुनते रहते हैं कि हवाई जहाज में जो है एसी नहीं चल रहा है, लोग पंखा चल रहा है परेशान रहे। हवाई जहाज में जो है एक एक घंटा तक वेट कर रहे हैं, जहाज चल नहीं रहा है। हवाई जहाज में सीटें फटी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने भी लिखा था एयर इंडिया के जहाज जो है कैसे। तो अब बताइए, ये तरक्की, पैसे दे रहे हो, सुविधाएं आपको नहीं मिल रही है। ट्रेनों में देखिए, ट्रेन के एक्सीडेंट तो खूब होते रहते हैं। उसके बाद ट्रेन में आपने टिकट ले लिया है, आपको जगह नहीं मिलेगी, आपकी जगह पर कोई और बैठा मिलेगा। अक्सर आप जब जो भीड़ वाला जो समय होता है, जो वैकेशन का वाला जो टाइम होता है, या जो कोई आफत आ जाती है, तब देखिए क्या हालत होता है, कैसे चरमरा जाती है व्यवस्था। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो सब इस बात से खुश हैं कि मोदी जी जो है पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दी। ऑपरेशन सिंदूर का सच सबको पता है। तो ऑपरेशन सिंदूर में अगर लगता है बहुत सारे सवाल हैं, तो इकोनॉमिक्स चैप्टर पे आ जाते हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था। ढोल बजेगा, देखिएगा चैनल पे बज रहा होगा कि चौथी अर्थव्यवस्था हो गया, चौथी अर्थव्यवस्था हो गया।
लेकिन मूल है कि देश चलाने के लिए बनिया नहीं चाहिए, व्यापारी नहीं चाहिए, वो अमेरिका हो चाहे भारत। देश चलाने के लिए संवेदनशील व्यक्ति होना चाहिए, उसके भीतर जो है देश के तमाम नागरिकों की तरफ देश के तमाम नागरिकों के लिए समभाव होना चाहिए, सबकी तरक्की की कल्पना उसके भीतर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। वो हिंदू मुसलमान न करे, अमेरिकी भारतीय न करे। अमेरिका जो है, आज अमेरिका बना हुआ है तो केवल अमेरिकन की वजह से नहीं बना, दुनिया के कई देशों के लोग वहाँ गए, जो टैलेंटेड लोग हैं, जो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो गए और उससे देश कोई महान बनता है। कोई स्टेट महान तभी बनता है जब कोई विकसित होता है, तो वहाँ दुनिया के भर के लोग आते हैं और वो आते हैं उसकी तरक्की का कारण बनते हैं। ये जो क्षेत्रवाद है, जो राष्ट्रवाद है, जो धर्मवाद है, जो भाषावाद है, जो प्रांतवाद है, इसीलिए इसको जहर मानते हैं। जो भी अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे से मेरा मतलब है जिनको जीवन समझ में आता है, जो प्लेटो कह रहे थे, फिलोसफर की बात कर रहे थे। फिर जो है, जब हम चुन लेते हैं विकल्प कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का विकल्प नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो फिर कहने के लिए जगह कहाँ बचती है। लेकिन चलिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर चीज को आजमाया जाना चाहिए और प्रयोग सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए, चीन ने जो है अपने J-10C और J-20C लड़ाकू जो विमान है उसका टेस्ट कर लिया पाकिस्तान को देकर। भारत पाकिस्तान में छोटा सी एक झड़प हुई और टेस्ट हो गया। चीन भी खुश, अमेरिका भी खुश। अमेरिका खुश कि हमने जो है समझौता करा दिया, हम ज्यादा हैं, हमारी बात सब सुनते हैं। बिजनेस का धमकाया और डर गया भारत, अब 0% टैरिफ पे बात कर रहा है। चीन खुश कि हमारा लड़ाकू विमान अब दुनिया में बिकेगा। पाकिस्तान खुश कि हमको तो फ्री में मिला था, हमने फोड़ लिया, हम ऐसे ही करते रहेंगे, हम तो भीख मांगने के लिए ही हैं। हमारी संप्रभुता का कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारत की संप्रभुता का मतलब है। भारत का जो इतिहास है वो संप्रभुता, मानवीयता और कूटनीतिक पहचान के लिए जाना जाता है। हम किसी से डरने वाले देश नहीं है, हम किसी से दबने वाले देश नहीं है, और हम किसी को दबाते भी नहीं है, हम किसी को डराते भी नहीं। और जो शिमला समझौता में पाकिस्तान को जीती हुई जमीन लौटाई थी, उसके सैनिक लौटा दिए थे, ये दुनिया के सामने हमने मानवीयता पेश की थी, जिसको आज जो है गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, समय के साथ चीजें बनती बिगड़ती रहती है, लेकिन हमारा मकसद है कि हम आपके सामने दुनिया में, देश में जो चल रहा है वो सच आपके सामने रखें और आप इसको खुद अपने तरीके से इसको परखें और सच के साथ चलें। क्योंकि सत्य के साथ चलेंगे तो आपके साथ लोग चलेंगे, झूठ के साथ रहेंगे तो आपके परिवार के लोग भी आपको छोड़ देंगे। क्योंकि जिस दिन पता चलेगा कि ये झूठा है, भांडा फूटेगा और खेल खत्म हो जाएगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।